सो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या देखेंगे मैं बता दूं। पूरे चैप्टर का एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि देखो 12वीं क्लास में कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज दिस। डेफिनेशन अब नहीं पूछे जाते, अब पेपर बनता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड। यानी इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो आपके पास नोट्स होंगे, या मैं नोट्स आपको दे दूंगा, या नोट्स आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। हम इस चैप्टर के एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे अगर आप ये सब चीजें पढ़ लोगे तो। बात समझ पाए? अब देखो इस चैप्टर में सबसे पहले समझते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां किसे जाता है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कई बार एक वर्ड यूज करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों एक ही बात है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं जो आपको समझना है, या मैं बोल दूंगा तब भी आप समझ जाओगे। एक होता है मेटल, मेटल, और इस मेटल के आसपास, मेटल की देखो, मेटल जो होता है ना, मेटल की खास बात क्या होती है, मेटल जनरली पॉजिटिव होता है। मेटल जैसे आयरन, तो आयरन पे +2 मिल जाएगा आपको, +3 भी मिल सकता है। मान लो Mn है तो Mn आपको +2 में मिल जाए, चाहे कोबाल्ट है तो आपको ये +3 में मिल जाए। तो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मेटल होता है, मेटल वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम M पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आसपास कुछ लोग होते हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन हो या तो उनके पास नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का संबंध है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन है। तो इन दोनों से मिलकर जो चीज बनता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अब आपको समझना है कि लिखते कैसे। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का एक तरीका होता है कि एक मेटल होगा, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोबाल्ट लिया, और कोबाल्ट के आसपास हो सकता है कि NH3 हो, क्योंकि NH3 में N के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा मेटल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वाला बंदा बगल में होगा, मान लो 6 है, दैट्स 6। और बाहर बाहर कुछ हो सकता है, मान लो मैंने कह दिया Cl3, बाहर कुछ हो सकता है, अंदर भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमें बाहर वाले से मतलब नहीं होता, ये बाहर बाहर का ही है। हमें मेन इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इस ब्रैकेट से मतलब होता है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात समझ पा रहे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसको एंटिटी बोलते हैं, एंटिटी। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई देखो जो ब्रैकेट के अंदर है उससे हमें मतलब होता है, बाहर से हमें मतलब नहीं होता। तो आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, चाहूं तो जैसे Fe है और यहां CN4, मान लो Cl2, और बाहर भी कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मान लो कुछ भी हो सकता है, SO4 लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें होती है इससे हमें मतलब होता है, और ये ऐसे कंपाउंड से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहां पर एक बात हमने सीखा कि ये जो स्फीयर टाइप, मतलब ये जो ब्रैकेट है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी कहा जाता है। इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले, या जो इलेक्ट्रॉन हो या जिसके पास नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनका नाम रखा गया लीगेंड्स। तो लीगेंड्स की स्पेलिंग होती है Li ना, Li लीगेंड्स, ठीक है बेटा, लीगेंड्स, ठीक है। जो ये सब सीख के नहीं जाता उसका यही लगता है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल, जो सेंट्रल मेटल एटम ये होता है, ये लीगेंड्स होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड से मिलकर आपका बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। देखो अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है रैंडमली, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है CO NH3 6 और बाहर लिखा है Cl3, तो देखो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। पहली नॉलेज, अगर बाहर Cl3 लिखा है तो Cl के ऊपर माइनस होता है, तो 3 Cl है तो आप मानोगे यहां पर 3 माइनस है, ये -3 है। अगर ये -3 है तो इसके बगल वाले पे +3 होना चाहिए, ये नियम याद कर लो। अगर बाहर 3 माइनस का है तो इसके स्फीयर के ऊपर ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इस पर 3 प्लस आपको ऑटोमेटिक समझना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और दोबारा बोल रहा हूं, आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इनकी वजह से ही सॉल्व होगा, बाहर वाले को आपको भूल जाना है। फिलहाल जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो पहला नियम हमारा होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए। तो अभी हम क्या, पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, जैसा मैंने बोला कि जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हो वैसा मैं नहीं पढ़ा रहा, डेफिनेशन डेफिनेशन खेलने का टाइम नहीं है, अब है एप्लीकेशन बेस्ड। तो यहां पर हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जो कि आगे बहुत काम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बातें आपको समझनी है ध्यान से, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज निकालना। जैसे 3 Cl यहां था तो हम उसको -3 मान रहे हैं, तो ब्रैकेट के ऊपर ऑटोमेटिक +3 आएगा। जैसे कि देखो अगर आप NaCl की बात करते हो तो Cl पर आप माइनस रखते हो तो बगल पे क्या रखते हो, प्लस। उसी प्रकार से 3 माइनस है तो बगल में 3 प्लस आएगा। अब मेरे सुंदर बंदो, बंदो बच्चों, बच्चों बेटा मेरा सब मामला ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, टेस्टेड, वेरीफाइड, ठीक है, एंड इन गुड कंडीशन विथ नाइस स्ट्रेंथ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, कौन सा है, आओ हवेली पे अच्छा हवेली पे लोग क्यों बुलाते हैं समझ नहीं आ रहा है। हवेली तो बहुत महंगा होता होगा, पार्क भी ठीक है वैसे तो। सैफ भाई, ओए झाड़ी वाड़ी नहीं, ओए कांटे वाटे लग जाएंगे है? ये चुभ क्या रहा है, अरे ये तो कांटा निकला, कांटा जितना ही था चलो 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 गाइस, तुम लोग यू आर जस्ट डिस्कस्टिंग गाइस, सच्ची में यार तुम लोग मुझे बिगाड़ रहे हो, यू ऑल आर मेकिंग मी बिगाड़। सुनो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कोबाल्ट का, अरे आ जाओ पढ़ाई वाली मूड में आ जाओ।
तो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आता है। देखिए यहां पर कुछ चीजें समझिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आप हमेशा इसको मानेंगे एक्स कोबाल्ट, क्योंकि इसका निकालना है। और देखिए NH3 के ऊपर, NH3 पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, सबको पता है, बस वो NH3 है, तो ये होगा जीरो, ये जीरो है, ये पूरा जीरो है, और मतलब NH3 का पूरा जीरो आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, और ब्रैकेट के ऊपर है +3, तो आप ब्रैकेट के बाहर चले गए, पहले आप यहां पर आए कोबाल्ट पे आए, NH3 पे आए, फिर ब्रैकेट पे आए, तो ब्रैकेट पे +3 है, तो आपने यहाँ +3 लिख दिया, तो x की वैल्यू +3 आ गई। तो ये जो x +3 है इस चैप्टर में इसको ऐसे लिखा जाएगा रोमन काउंटिंग में 1 2 3 कि x की वैल्यू 3 है। तो x होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जो इस चैप्टर में आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो हम एप्लीकेशन बेस्ड इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स होता है, और ये जो कोबाल्ट है या जो भी मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट नॉलेज जो मुझे देनी है वो इसके बारे में देनी है। ये जो लिगेंड्स है, ये NH3 यहां पर, ये जो 6 है, 6, ये जो 6 है यहां पर कितने NH3 है, तो 6, तो यहां पर जो 6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिगेंड्स की बातें करता है। जैसे यहां पर 6 NH3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपको बता दूं, कितने बंदे, कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस केस में आप देखोगे 6 NH3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लिगेंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूं जो आपके काम आएंगे। जैसे अगर हम लिगेंड्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो लिगेंड्स के बारे में क्या क्या खास बात है जो आपको बहुत बढ़िया समझना है। ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है, एक तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे NH3 टाइप का, Cl- टाइप का, Br- टाइप का, ऐसे लिगेंड हो सकते हैं जो अकेले, इनके अंदर एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहां पर N है, यहां Cl है, यहां Br है, समझ रहे हो। तो ये जो है इनको बोला जाता है मोनोडेंटेट यानी मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे लिगेंड है जिसके अंदर एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, जैसे NCl- Br। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं बाइडेंटेट, जिसको हम बाई या फिर डाइडेंटेट बोलते हैं, बाइडेंटेट। ये जो बाइडेंटेट क्या होते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा देखो NH2, ठीक है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है, जैसे CH2 और यहां NH2 और पीछे भी NH2, इसका नाम याद कर लो EN, और अगर फुल फॉर्म जानना हो तो मैं बोल रहा हूं उसे इथाइलिन डाइअमाइन, बाकी आपकी मर्जी है जी। आप गूगल पे सर्च मारोगे व्हाट डज इट मीन EN का मतलब क्या है तो आपको आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, हम वो खेल नहीं खेलेंगे कि दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेट, दिस इज कॉल्ड डाइडेंटेट, दिस इज कॉल्ड मेटल, ये खेल नहीं खेलेंगे, एप्लीकेशन है। तो ये बाइडेंटेट है क्योंकि यहां पर दो है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और ये फेमस होता है EN। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने इससे पहले जीवन में कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप NCERT में जाना और NCERT में जाके पता लगाना कि बाइडेंटेट कौन कौन सा होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, OX, इसका नाम होता है ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्सालेटो हो गया ये तो, ऑक्सलेटो, ठीक है। तो इसका एक बार आप NCERT में जाना, जैसे EN है वैसी OX है, तो एक दो नाम याद कर लेना, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं एक बार में सब याद कर लो, किसी के लिए बस की नहीं है। वैसे प्यारे बच्चों फिर होते हैं पॉलीडेंटेट। अब तुम्हारे मन में आएगा ये पॉलीडेंटेट क्या है साहब। देखिए ये जो पॉलीडेंटेट होते हैं ना, इसके अंदर एक से अधिक, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा देखो X है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये Y जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे Z जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे T जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक ही बंदे के अंदर 4 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो पॉलीडेंटेट, देखो देने की क्षमता, डेंटेट देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो यहां पर पॉलीडेंटेट का बेस्ट एग्जांपल होता है EDTA, ये होता है हेक्साडेंटेट, यानी इसके अंदर 6 होते हैं, 6। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब तुम बोलोगे साहब आप फुल फॉर्म लिखो, अरे भाई अगर तू गूगल पे एक बार लिखेगा ना EDTA, तो इसका खानदान, इसका बाप, इसका माँ, इसका स्ट्रक्चर, इसका फिगर सब दिख जाएगा तुम्हें। समझो, फिगर केमिस्ट्री में फिगर का मतलब डायग्राम होता है बेटा, ठीक है, और बायो में भी फिगर का मतलब डायग्राम ही होता है, समझ लो। तो EDTA, देखो हमारा मुद्दा यह है कि हम समझे कि चीजें कैसे काम करती है। तो अभी हमने समझा कि भाई देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इस प्रकार से हम बेसिक बातों को डेवलप करते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे बोलूंगा बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, COEN थ्राइस, ठीक है। बस मैं इसका क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे बस इतना बता दो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पूछना चाहता हूं बस, बाकी आप समझदार है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप बोलोगे, आप पता क्या बोलोगे, सर जी आपने कहा था EN के अंदर होते हैं 2 बंदे, 2 लोग, EN के अंदर 2 लोग होते हैं सर, आपने कहा था, ये देखो EN के अंदर 2 लोग होते हैं। तो सर एक EN के अंदर है 2 लोग, आपने 3 EN दिए, एक EN में 2 तो 3 EN में 6, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर प्यारे बच्चों जब इन सब छोटी छोटी बातों को हम पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आता है IUPAC नेमिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हर बच्चे को ये टॉपिक आना भी चाहिए। देखो IUPAC नेमिंग इज अ वेरी डेंजरस गेम टू प्ले, ये बहुत डेंजर होता है, इसको प्ले करना कोई आसान काम नहीं है। बट मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आपको मैं 2-3 एग्जांपल भी कराऊंगा, उसके बाद आपके प्रैक्टिस के ऊपर है तभी आपको IUPAC नेम आएगा। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को समझिए,
जैसे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ऐसा लिखा होगा CO कुछ लीगेंड EN थ्राइस, और इधर कुछ लिखा होगा और इधर कुछ लिखा होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो उसके नीचे उसका नाम लिखना है, इधर कुछ लिखा हुआ है तो उसके नीचे उसका नाम लिखना है। लेकिन जब आप इनका यहां पर नाम लिखोगे यहां पर, तो पहले EN का नाम लिखते हैं और बाद में मेटल का। यानी कि जब देखो यहां जो लिखा है, मान लो यहां पर X लिखा है तो आप यहां पर X का नाम लिख दो, यहां Y लिखा है तो यहां पर आप Y का नाम लिख दो। लेकिन जब अंदर देखो, भले ही पहले कोबाल्ट लिखा है लेकिन आपको यहां कोबाल्ट का नहीं लिखना है, यहां पर पहले लीगेंड का लिखना है, पहले लीगेंड का लिखना है और बाद में मेटल का, यानी यहां पर पलटा जाता है बस। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, एग्जैक्ट एग्जांपल फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर आप समझ जाओगे कि नाम लिखना कैसे। सो जैसा प्यारे बच्चों मैंने कहा कि IUPAC की नेमिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है। जैसे पहले मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप मुझे X निकाल के दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। X निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। X मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाओ। क्योंकि यार देखो मेरे ना स्टूडेंट्स जो है वो MBBS कर रहे थे, तो उनके यहाँ पर कोई पार्टी चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि सर आप आओ, आपकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, मेरी वजह से आप यहाँ आओ। नहीं समझे मेरी बात? तो मैं अपने एक दोस्त को लेके गया, मैंने कहा भाई, तो मैं वहां जाके देख रहा हूँ तो मुझे जेल भेजेगा भाई। ये बातें मैं रिकॉर्ड कहाँ कर, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रही है, बंद करो यार। प्यारे बच्चों, नाउ पढ़ाई मोड पे आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, बट यही सच्चाई है, हमारे यूथ का यही सच्चाई है। वैसे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेके मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट स्टिल मैंने बोला। बट यही है यार, आजकल ना जनरेशन किसी और तरफ जा रही है। अब देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा कि ये क्लोरीन है, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया बताओ, क्लोराइड। अब यहाँ पर ये 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, बाहर वाले के लिए सिंपल क्लोराइड। तो मैंने कहा था कि देखो Y की जगह पर Y ही लिखना है, लिख दिया जी, ओके। इधर कुछ भी नहीं है तो इधर छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैंने कहा था X, चलो X बाद में निकालेंगे सबसे। अब ब्रैकेट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लीगेंड्स लिखते हैं, लीगेंड्स। तो लीगेंड्स में यहाँ पर देखो क्लोरीन है और ये है अमाइन, तो पहले अमाइन लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन, 5 बार अमाइन है, पहले लीगेंड्स लिखेंगे, लीगेंड्स अमाइन पहले आएगा ना, देखो एक है अमाइन जो कि 5 बार है, पेंटा अमाइन, और एक बार है क्लोरीडो। क्लोरीन को क्लोरीडो बोलते हैं, वो सब आप क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे। क्लोरीन को क्लोरीडो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं, ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे आप। लीगेंड्स के लिए बता रहा हूँ, लीगेंड्स, ये लीगेंड्स की हम बात कर रहे हैं। या फिर आप एनसीईआरटी से लीगेंड्स के नाम पढ़ लो, किसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लीगेंड्स के नाम दिए। तो देखो पहले ए आएगा, ए अमाइन आएगा पहले, बाद में सी आएगा, ABCD के हिसाब से। IUPAC में ABCD होता है, तो पहले लीगेंड का नाम लिखना है, बाद में मेटल का। तो लीगेंड 2 है, एक है अमाइन, एक है क्लोरीडो। तो पेंटा अमाइन, अमाइन में डबल M है, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, गलत हो जाएगा। तो हमने पेंटा अमाइन लिखा, फिर लिखेंगे, ठीक है ध्यान रखना, फिर क्लोरीडो। तो पहले हमने लीगेंड लिखा, लीगेंड, अब लिखेंगे मेटल, दोनों लीगेंड लिख दिया, 2 लीगेंड्स है यहाँ पे। अब लिखेंगे मेटल, मेटल है कोबाल्ट। अब एक खास बात ध्यान रखना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो आप बोलोगे X, ये न्यूट्रल है 0, क्लोरीन का होगा -1, और इक्वल टू में क्या होगा बताओ, अगर ये Cl-2 है तो ये +2 होगा, तो ये माइनस, देखो देखो ना, X हो गया कोबाल्ट का, NH3 का 0, और इस क्लोरीन का -1, क्लोरीन -1 में होता है, और ब्रैकेट पर क्या है +2। समझ पा रहे हो कैसे क्या गया है? देखो इसका X है, NH3 का है 0, पर इस क्लोरीन का होगा -1, फिर आ गए हम ब्रैकेट पे, ब्रैकेट के ऊपर है +2, तो X3 आएगा, तो ये इसका नाम है। तो नाम लिखने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो आपको समझना है, कोई टेंशन तो नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो, तो यहां पर आप देखोगे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं दोनों करवा रहा हूं आपको। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट से पीछे है K3, तो पोटेशियम पॉजिटिव होता है, सबको पता होगा, सोडियम पोटेशियम, तो यहां पर -3 आएगा क्योंकि यहां 3 प्लस है, K3 का मतलब 3 प्लस, तो यहां आ गया -3। पहले X निकाल लो, मैंने कहा था X काम आता है, तो X Cn के ऊपर -1 -6 इक्वल टू -3, सबको पता होगा Cn माइनस होता है हमेशा, बचपन से जानते हो आप। तो यहां पर Fe का X होगा और 6 Cn है, तो -6 और ब्रैकेट के बाहर -3, तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, क्योंकि -6 हो जाके प्लस हो जाएगा। तो चलो अब जैसा मैंने कहा था कि जो साइड में है उसका नाम साइड में लिखना है, तो अब इसका नाम लिख दीजिए पोटेशियम। ठीक है जी, हमारा पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद प्यारे बच्चों, पोटेशियम के बाद मैंने कहा था कि नाम कैसे लिखना होता है, सबसे पहले लीगेंड लिखते हैं फिर मेटल, है ना? ए यार तो मैं सिखाया था ना, जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर पहले लीगेंड फिर मेटल, तो लीगेंड कौन है, लीगेंड हेक्सा साइनो, लीगेंड है यहाँ पर साइनो, ठीक है, साइनो बोलते हैं इसको, तो हेक्सा साइनो, ठीक है। तो हमने लीगेंड लिख दिया, ठीक है जी, हमने लीगेंड लिख दिया, साइड वाला साइड में लीगेंड लिख दिया, हेक्सा साइनो, 6 बार साइनो है। अब हाँ क्या ये ANO ना, स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया मैंने, सॉरी, CYA होगा ना, साइनो, साइनो ANO, सही है। अब हेक्सा साइनो, ठीक है ध्यान दो, हेक्सा साइनो, स्पेलिंग मिस्टेक था, कोई बात, हेक्सा साइनो। तो हमने पहले लीगेंड लिख दिया, अब लिखेंगे मेटल, पहले लीगेंड फिर मेटल। मेटल कौन है बताओ, तो लोग बोलेंगे आयरन है ये, आयरन। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, देखो यहां पर माइनस आया है,
जब भी यहां पर माइनस आए ना तो आयरन का नाम याद कर लो, फेरेट बोलेंगे इसको, फेरेट, फेरेट, ठीक है। आयरन को फेरस, फेरेट, ये फेरेट है। यहां पर माइनस आता है तो 8 लगता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पोटेशियम, पोटेशियम की जगह पर पोटेशियम है, हेक्सा लीगेंड है हमारा हेक्सासाइनो, फिर आयरन फेरेट, और फेरेट का कौन सा, ये थर्ड, फेरेट थर्ड है ये। यानी ध्यान रखना जब यहां पर माइनस साइन हो तो आयरन का नाम होता है फेरेट। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे कैसे चीजों को याद करेंगे कि आयरन को क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक नोट्स भेजूंगा जिसमें सब लिखा होगा कि आयरन को क्या कहते हैं, एफई को फेरेट कहते हैं, ठीक है। फिर अगर एजी है तो इसको क्या कहते हैं, अर्जेंटेट। तो ऐसे ना कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से खुद ही याद करनी पड़ेगी। देखो दोबारा बोल रहा हूं, जो याद करने वाली चीज है वो याद करनी पड़ेगी। कहां से करनी है, नोट्स मैं दूंगा, ये मेरा वादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं सबको नोट्स दे दूंगा। पर मेन आप एप्लीकेशन सीखो। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई लीगेंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नाम लिखने के पीछे टेक्निक क्या है, साइड वाले साइड में, फिर लीगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। और इतनी कुछ सीखने के बाद ना अब एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूं जो लीगेंड को लेके है। अगर हमारे पास कोई लीगेंड है तो इस लीगेंड में एक खास लीगेंड होता है जिसको हम पता क्या बोलते हैं, बताओ, एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट एक खास लीगेंड होता है, एम्बीडेंटेट। ये एम्बी वाले कौन से होते हैं सुनना, जैसे कि बड़ा सिंपल NO2, NO2 CN माइनस, NO2 माइनस CN माइनस। अब ये जो है ना ये एम्बीडेंटेट है, क्यों, क्योंकि ये होता क्या है, ये CH3 NO2 बन सकता है और CH3 ONO भी बन सकता है। मतलब क्या है कि देखो ये भी NO2 है और ये भी NO2 है, लेकिन एक बार बॉन्ड N से हुआ है और अगली बार बॉन्ड O से। तो जो दोनों से बॉन्ड कर सके, O से भी कर सके, N से भी कर सके, उसको एम्बीडेंटेट कहते हैं। वैसे CN माइनस कई बार CH3 NC बन सकता है, तो कई बार CH3 CN बन सकता है। यानी यहां पर बॉन्ड N से हुआ है, यहां बॉन्ड C से, तो ये N से भी बॉन्ड कर सकता है, C से भी, तो ऐसे को हम एम्बीडेंटेट कहते हैं। और डेफिनेशन की चिंता मत करो, मैं बता दूंगा, नोट कर लो। अब देखो एक स्पेशल टाइप का नाम लिखना सीखते हैं। देखो अब यहां पर सुनना ध्यान से, जैसे ये EN है तो आपने कहा सर ये तो बड़ा सिंपल कंपाउंड है, इसका नाम लिखते हैं, तो पहले लीगेंड लिखोगे, लीगेंड। तो लीगेंड जो है ना EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, ये इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है जी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अंदर ना डाई वर्ड यूज हुआ है, डाई, यहां पे डाई यूज हो गया, तो बाहर इस तीन को आप क्या बोलोगे, तो इसका नाम रखा गया ट्रिस, ठीक है। मतलब अगर अंदर, अगर सुनो एक बहुत गलत बात आ रहा हूं, अगर अंदर पहले से ही डाई या ट्राई वर्ड यूज हो रहा हो ना अंदर, तो कंफ्यूजन कम करने के लिए डाई को बिस नाम दिया गया है और ट्राई को ट्रिस, क्या नाम दिया है, ट्रिस। जैसे मान लो यहां पर 3 होता, यहां पर अंदर मान लो मैं कहता भाई पहले से ट्राई दिया हुआ है, ट्राई, तो अंदर भी ट्राई है और बाहर भी ट्राई है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो बोलेगा देखो अगर अंदर पहले से ही डाई 5 यूज हो रहा है ना, तो बाहर आप डाई को बिस बोलोगे और ट्राई को ट्रिस। तो इस 3 को हमने ट्रिस बोला है, क्या बोला है, समझे। यानी अगर अंदर पहले ही डाई या ट्राई आप यूज कर चुके हो तो बाहर यूज नहीं कर सकते, बाहर आपको क्या यूज करना पड़ता है, बिस या फिर ट्रिस। तो ट्रिस ये हो गया, 3 को हमने इस बार ट्रिस बोला, ट्राई ना बोले क्या बोला, ट्रिस। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड है ये, थर्ड आप चेक कर लेना, कोबाल्ट थर्ड में एग्जिस्ट करता है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया सब कुछ, IUPAC नेम के सारे टेक्निक सीख लिए, बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे तो आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छी आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर क्या आता है मैं आपको समझा दूं। अब इस चैप्टर के अंदर आता है एक वर्ड चिलेशन। ये चिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिलेशन क्या होता है, देखिए चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन होता है इसमें। रिंग क्या बनता है बता रहा हूं, देखो मान लो कोई मेटल है जो पॉजिटिव है और क्लोरीन, मान लो अकेला कोई NH3 आया, इस NH3 ने इसकी हेल्प करी, तो मेटल ने बोला मैं पॉजिटिव हूं, तूने मेरी हेल्प करी है, भगवान तुझे खुश रखे, भगवान तुझे खुश रखे, ओके भगवान तुझे खुश रखे। अगली बार क्या हुआ, मेटल पॉजिटिव और नए नए कोई कपल बने, क्या बने हैं, नए नए, अभी उनकी सेटिंग हुई है, 2-4 दिन हुआ है, अभी 2-4 दिन हुआ है, दोनों एक दूसरे पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को इंप्रेस करने के पीछे पागल हो रखे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भाई यही मेरी जिंदगी, यही मेरी दुनिया, यही मेरी जहान, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये कपल है, कपल, ये कपल है। अब जैसे उन्होंने भिखारी को देखा, ये मेटल पॉजिटिव भिखारी, मैं हेल्प करूंगी, अरे मैं करूंगा, दोनों अच्छा बनने की कोशिश कर रहे, तो यहाँ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया पूरा। अगर मैं ठीक से बनाऊं तो ऐसा बनेगा, देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए, इसने ऐसे, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो भिखारी तो यहाँ खुश है, तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे, 3-4 दिन 5 जब तक होना जाए मजाक कर रहा हूँ, इसी तरह सच्चाई यार, देखो मेरे मुंह से ना सच्चाई निकल जाती है। जोड़ा तब तक ही सलामत है जब तक तारों का शहर ना विजिट हो गया हो। तारों का शहर किसे कहते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या, जहां मखमल का गद्दा होता है दोस्तों। चलो सुनो, M+ जो है उसकी हेल्प 2 तरफ से हो रही है, तो ये जो चीजें बनेगी स्टेबल बनेगी। तो चिलेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो कोबाल्ट F6-3 एंड कोबाल्ट EN थ्राइस +3, बोलेंगे बताओ भैया कौन सा स्टेबल है, तो आप समझ जाना स्टेबल जो चिलेशन है, स्टेबिलिटी है वो तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा हो। तो ये जो चिलेशन है ना, चिलेशन
ये पॉलीडेंटेट में मिलेगा आपको, पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट, ठीक है। तो यहां पर ईएन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले में से है, डाई 2 बार दे सकता है ना, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, ये जोड़े में, तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। तो इस प्रकार से हमने चिलेशन समझा, आईयूपीएससी चिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएस, बहुत सारी चीजें सीख ली। अब इसके अंदर हमें 3 चीजें सीखनी जो हम इकट्ठे सीखेंगे अभी एक साथ, ठीक है। अब सीखते रहो। पहला है प्यारे बच्चों आपके पास वर्नर्स थ्योरी, सुनते रहना। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी क्या क्या बातें कहता है समझिएगा। ये कहता है देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जिसको मैं सी बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, सी का मतलब कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बता सकता है कोई मुझे? ठीक है, सुनो, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं डिटेल में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और ये होता है नॉन आयोनाइजेबल, मतलब ये पानी में दह नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो टूट नहीं सकता, ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो टूट नहीं सकता, और ब्रैकेट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको पता होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला टूट नहीं सकता, आयोनाइज नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये प्राइमरी वैलेंसी जो है ना, ये आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल। और ये ऑक्सीडेशन, जो मेटल होता है ना, मेटल, मेटल पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो? तो एक इस प्रकार से सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर जैसा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेकेंडरी वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी। ये नॉन आयोनाइजेबल है सेकेंडरी, और प्राइमरी क्या है? आयोनाइजेबल। अब मैं आपको यहां पर ना इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं तो आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। वर्नर साहब ने थ्योरी दिया कि मान लीजिए कोई अजीब सा कंपाउंड है, COCl3 डॉट ऐसा कुछ दे दिया, COCl3 डॉट कुछ भी 4NH3, ऐसा बोलेगा कि देखो यार कोई रैंडम सा कोई कंपाउंड है जी, हमें इसके बारे में नहीं पता जी। कहेगा जी हमने इसके अंदर ना AgNO3 डाला, AgNO3 डाला जी, और हमें ना फिर यहां पर मिला 2AgCl, हमें जी यहां पर 2AgCl मिला। अब 2 AgCl मिलने का क्या मतलब है? या फिर आपसे कहे कि भैया हमें एक ही AgCl मिला, मैं अभी एग्जांपल में एक ही AgCl ले रहा हूं मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। मुझे क्वेश्चन ने बोला कि भैया हमने एक AgCl हमें मिला। अब एक AgCl मिलने का क्या मतलब है, किसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पक्का ऐसा होगा कि CO होगा और बाहर एक Cl होगा, क्योंकि अगर बाहर एक Cl होगा ना तभी वो Ag से जुड़ पाएगा। बेटा Ag से वही जुड़ता है जो बाहर होता है। तो आपने बोला अच्छा इस क्वेश्चन को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखो कि अगर एक Cl बाहर निकला है तो ब्रैकेट के बाहर एक Cl होगा। अच्छा ब्रैकेट के बाहर एक Cl होगा तो 3 Cl में से एक Cl बाहर है, तो बचे हुए 2 Cl कहां होंगे बताओ? अंदर होंगे। और 4 NH3 कहां होंगे बताओ? अंदर। ये जो 4 NH3 है वो अंदर होंगे। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे यार क्या तुम यार क्या कर रहे हो यार? कोबाल्ट NH3 2 Cl अंदर है। तो देखो टोटल कितने थे? 3 Cl, 3 Cl अंदर थे, मतलब 3 Cl है क्वेश्चन में, और Ag के साथ एक Cl भाग रहा है। अगर Ag के साथ एक Cl भाग रहा है तो हम एक ही Cl को बाहर रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानना है। क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो कि भाई साहब हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा है कुछ COCl3.5NH3। भाई साहब जब इसके अंदर AgNO3 डाला गया ना भाई साहब, तो भाई साहब यहां पर हमें 2AgCl मिला भाई साहब। तो बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता होगा? तुम कहोगे बेटे बेटे अगर अगर तेरे को 2 Cl मिला है बाहर, बेटे अगर तेरे को 2 Cl बाहर मिला है तो मैं 2 Cl ही बाहर रखूंगा। तो यानी मेरा एक Cl अंदर होगा और मेरा 5 NH3 भी क्या होगा? अंदर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वर्नर्स थ्योरी के ऊपर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ने वर्नर्स थ्योरी खत्म किया और हम सारे पॉइंट्स को जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जितना Ag के साथ Cl जाएगा उतना ही ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। फिर प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक VBT। तुम में से बहुत सारे चालाक बच्चे सोच रहे होंगे सर अपने आइसोमरिज्म छोड़ दिया। सर वो मैं कराऊंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बातें कर लेते हैं। VBT, ओहो ये जो VBT है इसका फुल फॉर्म बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कैसे खेल खेलते हैं? हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से खेल खेलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर CN लिखा हुआ बेटा, समझ जाना है कोऑर्डिनेशन नंबर है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। या तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा या तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 मिलेगा। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में आपको मैं हल्का फुल्का बताऊं तो मेरे को भाई वो देखना पड़ेगा NCERT, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि इसमें पंगा होता है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। तो एक बार मैं NCERT से एग्जैक्ट सेम एग्जांपल ले लूं, क्योंकि एग्जांपल गड़बड़ होने का मतलब है कि भैया खेल हो गया। एग्जांपल गड़बड़ होने का मतलब है खेल हो गया। ठीक है ले लेते हैं फटाफट। ठीक है ले लिया हमने। जैसे हमने बोला Ni, देखो एक बात बताऊं, क्वेश्चन बना नहीं सकता कोई बंदा एकदम रैंडम से, क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो आंसर लिखना आसान है पर क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, पता है बात आप लोगों को? करेक्ट क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन है। Ni बन सकता है ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो ये अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों बोला है मैंने, इसके अंदर लीगेंड 4 है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला क्या एग्जांपल हो सकता है? देखो ये रहा,
जैसे हमने बोला CO F6-3, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो वीवीटी में जो खेल है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला मिलेगा या 6 वाला मिलेगा। अब वीवीटी में कुछ बातें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। वीवीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले ये सुनो। वीवीटी के अंदर ये आपसे क्या क्या पूछेंगे, पहला पूछते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पूछते हैं प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके जी। दूसरा ये आपसे क्या पूछते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। दूसरा पूछते हैं मैग्नेटिक, मतलब आपसे पूछेंगे कि पैरा है या कि डाया है। देखो दो तरह का मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, जो इस केमिस्ट्री में चलता है। फिजिक्स में फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, फिजिक्स छोड़ो। आपसे ये पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि इनर या आउटर, इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बस मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर को मैं एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ा रहा हूं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आप क्वेश्चन कर पाओगे, और एक बार नोट्स देख लोगे आपका काम हो जाएगा। या इसके बाद आप पीवाईक्यू वाला मेरा एक छोटा सा वीडियो देख लोगे, 40 मिनट का, 30 मिनट का, उसमें सारे पीवाईक्यूज करा दिए मैंने भर भर के, टेंशन ही नहीं है। इनर ऑर्बिटल पूछेंगे या आउटर ऑर्बिटल पूछेंगे। फिर आपसे पूछेंगे बताओ स्पिन कैसा है, आपसे यही पूछेंगे लो स्पिन या आपसे पूछेंगे हाई स्पिन। मैं बोलता रहा हूं, जो बोलूंगा वो सब पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपसे पूछ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन मैं यही क्लियर कर दूं, देखो समझना। हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 में 2 पॉसिबल है, 4 में 2 पॉसिबल है। एक तो है sp3। sp3 कब? जब, मैं आपको बता रहा हूं, सुनते रहना, जब वीक फील्ड लीगेंड हो, वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है, ध्यान रखना, वीक फील्ड लीगेंड। और कोऑर्डिनेशन, और सेम इसके अंदर क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, sp3d2। देखो हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर 4 है तो आंसर आएगा sp3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, 6, तो आएगा sp3d2। लेकिन कंडीशन है वीक फील्ड लीगेंड। अब तुम बोलोगे ये वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है? अभी मैं तेल लगाऊंगा सरसों का, रुको मत, मतलब मैं बताऊंगा इसको, टेंशन मतलब बताऊंगा बढ़िया से। अब देखो दूसरा क्या पॉसिबल होता है, दूसरा होता है हमारा, अब मुझे पता है यार, रुक जा, थैंक यू वैसे भाई, थैंक यू। dsp2, लेकिन ये कंडीशनल है, मैं भी बताऊंगा आपको, रुक जाओ। और यहां पर जो बन सकता है वो क्या बन सकता है बताओ, d2sp3। अब यहां पर क्या कंडीशन है ये समझना ध्यान से। ये जो दोनों नाम है इसके, ये आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं डिटेल में कि क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है, कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता लग गया। अब मैं आपको कुछ बात एक के लिए बताऊंगा, दूसरे के लिए अपने आप समझ जाना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लीगेंड क्या होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। पर फिर भी अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग करता है, पेयरिंग। और पेयरिंग का मतलब हो गया डायामैग्नेटिक। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। दूसरा, अगर पेयरिंग हो गया है तो स्लो चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अकेला मेला घूमने गया और किसी ने बोल दिया सांप सांप सांप, तो मैं भागने लगूंगा बहुत तेज, क्योंकि मुझे सांप से डर लगता है। लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ के साथ हूं तो अब भैया, अब अकेले तो भाग नहीं सकते, अब उसको लेके भागना पड़ेगा, तो स्लो भागना पड़ेगा। यानी जो पेयर वाली चीज होती है ना, वो स्लो ही होती है। इसलिए जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो यार, शादी वादी के झंझट में मत पड़ो, मेरा प्रोग्रेस रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा? मैं कभी कभी रसिया घूम यार तुम यार, घूम के आ जाऊंगा, लेकिन मैं ब्याह, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ बेटे, नागालैंड तो जा नहीं सकता तू, रशिया आ जाएंगे। चलो ध्यान दो। वैसे मुझे ना इंडिया से बाहर जाने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब किसी भी रीजन से, क्योंकि सब अवेलेबल मजाक कर रहा हूँ गाइस, देखो यार, आई एम अ गुड मैन, सबको ऐसा लगता है, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हुआ, मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, वीक क्या होता है। तो पेयरिंग, तो डाया होगा, स्लो, स्लो मतलब ये लो स्पिन, क्या होगा? लो स्पिन, तो लो स्पिन होगा। और देखो शादी के बाद आदमी घर में रहता है, कहां रहता है? तो इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, शादी मतलब पेयरिंग हो गई ना, इनर ऑर्बिटल, ठीक है जी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो क्या बनेगा? dsp3, dsp2, सॉरी गाइस, dsp2। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो d2sp3, ठीक है जी। बात समझ में आ गया? तो ये देखो हमने सारी बातें आपको बता दी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। और वीक के लिए क्या होगा बताओ? वीक के लिए क्या होगा फिर? अगर स्ट्रॉन्ग के लिए डाया है तो वीक के लिए क्या होगा? पैरा। इनर की आउटर, आउटर, वीक के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लो की हाई, हाई। देखो जो वीक फील्ड लीगेंड है, जो पैसा वैसा नहीं कमा रहा है, वीक है, उसकी शादी नहीं होगी। जिसकी शादी नहीं हुई वो पैरामैग्नेटिक है, वो आउटर वाला है, घर के बाहर रहता है, मंदिर के बाहर सोता है, हाई स्पिन है, पुलिस डंडा मारती भागता है और वीक फील्ड लीगेंड के लिए या तो sp3 होगा या sp3d2। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप समझ सको, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। बस मैं दिल से बोलूं, मैं कभी कभी सच में सोचता हूं कि अगर मेरी बात तुम समझ रहे हो तो तुम मुझसे कितने एडवांस हो। तो इस धरती पे कोई भी नहीं है जिसका ह्यूमर या जिसका सेंस बहुत वीक हो। तो जो भी मैं बोलूं उसको ऐसे मजाक लो, ठीक है। इसको इतना सीरियस नहीं लेना है कि सर ने बोला अब तो जाना ही है, मम्मी मम्मी 6000 ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिंकेज क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे देखो Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस हो गया, En हो गया, NH3 हो गया, मैं आपको पॉपुलर बता रहा हूं, EDTA हो गया,
NO2 हो गया, हाँ, CO हो गया, CN, CO, NO2, EN, NH3, ये सब स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में आता है। और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या फिर मैं इसके नोट्स दे दूंगा। ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अलावा वीक, मान लो क्लोरीन वीक है भैया, वीक है। देखो H2O को भी स्ट्रॉन्ग के बीच में अंदर लिया गया है। ये मीडियम होता है, न्यूट्रल, कभी स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट होता है, कभी वीक की तरह ट्रीट होता है H2O। ठीक है, H2O का ध्यान रखना, इसको कभी स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं, कभी वीक की तरह। तो इसको लिस्ट में नहीं लिखते हैं, बट इसको कहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट किया जाता है, सच बोल रहा हूं मैं। पर फिलहाल देखो, आप स्ट्रॉन्ग इनको ही मानो, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, आपको फंसाएंगे नहीं। CO, NO2, CN माइनस, और सबसे बेस्ट बताऊं, दुनिया भाड़ में जाए, इवन मैं भी भाड़ में जाऊं, आप NCERT में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, देख लेना। तो जैसे मैंने बोला Cl माइनस वीक, Br माइनस वीक, बात समझ पा रहे हो? तो ये वीक वाले होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपसे पूछूंगा, जैसे मैं NCERT से क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है NiCl4 -2, मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ हाई स्पिन की लो स्पिन, ये वीक है। देखो वीक, वीक वाले के लिए होता है पैरा, पैरा मतलब सिंगल, पैरा मतलब सिंगल, और सिंगल का स्पिन क्या होगा, हाई, हाई। मैंने कहा इनर की आउटर, ये सिंगल आदमी घर के बाहर सोता है, आउटर ऑर्बिटल, आउटर। मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, तुमने कहा देख भाई 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है और ये वीक है, तो इसका sp3 आप चेक करना, sp3 चेक करना आप कि अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन है वीक, वीक का होता है पैरामैग्नेटिक, सिंगल होता है। देखो ना यार, लिखा है सब, कहां गया, वीक फील्ड लिगेंड के लिए sp3 होगा, लिखा हुआ है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कर लोगे ना आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कि हमारे पास है, सुनते रहना। अच्छा, इन सबके क्वेश्चंस, अगर आज ही तुमने वो वीडियो देख लिया ना इस लेक्चर के बाद, जो मैंने YouTube पे डाल दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेस्ट क्वेश्चंस, भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, चैप्टर तुम्हारे सामने से सलाम करेगा। जब भी तुम रिवाइज करने जाओगे, पापा, बाप बन जाओगे तुम इसके चैप्टर के, ठीक है। FE, अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? मैंने कहा CN क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन है बताओ भैया कि ये डाया की पैरा, तो स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग यानी पैसे कमाने वाला आदमी है, सरकारी नौकरी है ना, तो ये पेयरिंग करेगा, शादी करेगा, तो डाया मैग्नेटिक। ओहो, अब इसका लो स्पिन होगा, पेयरिंग में ना मेला घूमने गया है, लो स्पिन। अब ये घर के अंदर रहेगा, शादी किया घर के अंदर ही रहेगा भैया, इनर ऑर्बिटल, ठीक है। शादी, तेरा इशारा समझ गया मैं बेटे, इनर ऑर्बिटल मतलब। चलो ये सब हो गया ना, और कुछ? अच्छा बताओ वो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, 6 के लिए D2 sp3, D2 sp3, डन एवरीवन, पक्का पक्का। तो इस प्रकार से हमारा VBT खत्म हुआ। कई लोग बोलते हैं सर आपने VBT की थ्योरी नहीं लिखवाई सर। अबे VBT यही कहता है, VBT कहता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया ना वही उसकी थ्योरी होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना परेशान हो रहे हो। इसके बाद पहले बच्चों लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं CFT, पढ़ा दूं क्या? चलो ठीक है, कल ही करेंगे। अरे बच्चों, बहुत सारी प्लानिंग करी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, रिएक्शंस की ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, और अच्छी लग रही है तो मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करो। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर वाली वीडियोस आप मेरे देखोगे नहीं देखोगे, मुझे बताना ज़रूर। लव यू ऑल। पूरी सीरीज़ इसकी आ रही है, आपको पता ही होगा, इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे CFT। ये जो CFT है बेसिकली क्या होता है, देखिए कभी कोई नहीं पूछता व्हाट इज CFT, पर बता रहा हूं मैं आपको, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। CFT इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आपको ये समझना है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। बेसिकली होता क्या है, एक मेटल होता है, मेटल, मेटल होता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, आयन मतलब पॉजिटिव, और इसके पास होता है d ऑर्बिटल। अब इसके d में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से हो सकते हैं, तो मैंने भर दिया, 1 2 3 4 5 डब्बे होते हैं d में। अब प्यारे बच्चों, इसके d में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, और इस मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन लेके लीगेंड्स, लीगेंड्स जो है इलेक्ट्रॉन लेके इसको अप्रोच करते हैं, अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स लेके, जैसे Cl माइनस है तो इसको अप्रोच करेगा। यहां पर ये पॉजिटिव है और बाकी इलेक्ट्रॉन वाले लोग हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि जब, समझना, इसके डी के पास पहले से ही नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके क्लोज आएंगे, क्लोज, तो यहां पर डी में एक रिपल्शन होता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसको मैं ऐसे लिखते थोड़ा ऊपर उठा के कि डी का एनर्जी बढ़ गया, और एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन हो जाएगा। समझे मेरी बात को? यहां वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि पहले से नेगेटिव पार्टिकल है और भी नए नेगेटिव पार्टिकल आ रहे हैं, नए नेगेटिव। जब और नेगेटिव पार्टिकल आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और एक टाइम पर आएगा ये टूट जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, टूट जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग। तो अभी हमारे पास ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप प्लीज एक बार एनसीईआरटी को देख लेना, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है। यहाँ से बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले मैं ना इसी के ऊपर रीड्रॉ करता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इन लोगों ने से 5 लाइन खींचा, 1 लाइन, फिर उसके नीचे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एग्जाम में ऐसा बनाएंगे, आप 5 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो इस तरफ जो है एनर्जी लेवल है, तो आप भी इस तरफ एनर्जी लेवल का ऐसे डायग्राम बनाएंगे। यानी इसको आपको कॉपी करना है, लेकिन मेरे अंदाज में थोड़ा आपको इजी पड़ेगा कि देखो ये एनर्जी लेवल है, आप जैसे इसका एरो है एनर्जी का, आप भी एनर्जी का एरो बनाएंगे। फिर आप यहाँ पर 5 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 5 डब्बे के बाद यहाँ पर क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड का क्या मतलब है कि हमारे मेटल को, हमारा जो मेटल है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेटल पॉजिटिव को लिगेंड्स ने घेर लिया, लिगेंड्स ने, इन लिगेंड्स ने इसको घेर लिया मेटल पॉजिटिव को। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल फील्ड बन गया है, और जब लिगेंड मेटल को लिगेंड घेर लेगा तो यहाँ पर एनर्जी इसकी बढ़ेगी, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले आपका डी ऑर्बिटल नॉर्मल स्टेट में है, फिर उसकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी कब, देखो ये नॉर्मल स्टेट में मेटल का डी ऑर्बिटल, नॉर्मल स्टेट में है, और यहाँ पर इसकी देखो एनर्जी हमने बढ़ा दी, 1 2 3 4 5, एनर्जी हल्की से हमने बढ़ा दी इसकी। और ऐसा लिखना पड़ेगा, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटा सा, एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखना, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिपल्शन इतना बढ़ गया कि इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग। अब ये जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल है। अब तुम्हें समझना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं। जब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 6 लिगेंड्स हो, उसके आसपास 6 लिगेंड्स हो, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर चुके हैं, सीएन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर नीचे वाला, इसके 5 डब्बे, देखो 5, तो नीचे जो है 5 डब्बे है, तो 3 और 2 में डिवाइड होता है ये। नीचे वाले को T2G बोलते हैं और ऊपर वाले को EG बोलते हैं, EG। अब यहां तक तो आप लिख लोगे, ये भी लिख लोगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की, यहां पे स्प्लिट हो गया। अब एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो, यहां से यहां के बीच के जो एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा ओ नॉट। ये क्या होता है, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFC। देखो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। फुल फॉर्म आप खुद लिखोगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टूटने वाली एनर्जी, और इसका नाम होता है डेल्टा नॉट। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, जो मैं हर साल लास्ट में बताता हूं। लास्ट में इसलिए बताता हूं ताकि जो मेरे पास लास्ट में टिका रहे उसका भला हो, जो मुझसे पढ़ता रहे। ये मेरी प्लानिंग्स होती है थोड़ी सी। अब यहां पर एक राज की बात क्या बताऊंगा वो सुनना। राज की बात ये है, एग्जाम में यहां पर एक लाइन खींचना है आपको ऐसे, जिसको बैरी सेंटर कहते हैं। देखो बैरी सेंटर, अब एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा, यानी ये जो लाइन होता है नाम, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, ये जो लाइन है। अब बैरी सेंटर, ये लाइन है बैरी सेंटर, इसके ऊपर होता है 3/5, सेंटर से ऊपर की एनर्जी को बोलते हैं 3/5 डेल्टा नॉट, और 3/5 होगा यार, ऊपर वाली 3/5 ही तो है, सेंटर के ऊपर को 3/5 ही तो बोल रहे हैं, सेंटर के ऊपर 3/5 होगा, और सेंटर के नीचे तक की जो एनर्जी है वो है 2/5 डेल्टा नॉट। अब तुम बोलोगे सर यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोस्त डेल्टा नॉट की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे डेल्टा नॉट की वैल्यू हो गई है 140 यूनिट, तो बताओ बैरी सेंटर से EG की एनर्जी कितनी होगी, बैरी सेंटर से EG तक की एनर्जी, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 3/5 डेल्टा नॉट, यानी 3 इंटू 5 इंटू में 140 यूनिट। 3/5 डेल्टा नॉट है ना ऊपर का, बैरी सेंटर का ऊपर का। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होता है, तो ये आप याद रखना। और बैरी सेंटर से नीचे का पूछे T2G का, तो क्या लिखोगे बताओ, 2/5 डेल्टा नॉट। यानी आपको डायग्राम मेरा फॉलो करना है, पर थ्योरी यहां से फॉलो करना है कि फ्री मेटल आयन है, उसका ये D है, फिर यहाँ एवरेज एनर्जी, यहाँ हो गया स्प्लिटिंग, ठीक है। ऊपर डायग्राम में दिखा भी रहे हो कि मेटल को लिगेंड्स ने घेर रखा है, इसलिए टूट गया ये। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा नॉट बोलते हैं। और सी, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, समझ में आ गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल को लिगेंड घेरता है, घेरने की वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन की वजह से आपका डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने के बाद तो टूट जाता है 2 हिस्से में। और अभी हमने जो पढ़ा इसको बहुत ईमानदारी से नोट करो, बहुत ईमानदारी से नोट करो, क्योंकि सच में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेल्टा नॉट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बात। चलो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हमने सीखा। अब ना ये देखो टेट्रा, जैसे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो अभी ये वाला जो डायग्राम है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, टेट्राहेड्रल का। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ये है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी मेटल के आसपास 4 लिगेंड होंगे, 4 मेटल के आसपास 4 लिगेंड होंगे। तो क्या होगा, पहले डी ऑर्बिटल ऐसा होगा, डी 5 डब्बों के साथ, फिर डी की एनर्जी बढ़ेगी, डी की एनर्जी बढ़ गई 5 डब्बों के साथ, फिर ये डी 2 हिस्से में टूट जाएगा। लेकिन पिछली बार नीचे था T2G, याद करो, पिछली बार नीचे था 3 डब्बे, इस बार नीचे है सिर्फ 2 डब्बे। याद करो, देखो दिखाता हूं मैं। पिछली बार अगर आप जाओगे पीछे वाले, तो पिछली बार में क्या था, नीचे T2G था, 3 डब्बे था यहाँ पे, इसको T2G बोल रहे थे, इसको EG। नीचे 3 डब्बे थे, और यहाँ पर है 2 डब्बे, नीचे है 3 डब्बे, 2 डब्बे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 है, बस याद रखो, नीचे 3 है यहाँ पे। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो नीचे होते हैं 2 डब्बे, नीचे 2, ठीक है, और ऊपर होता है 3। तो इस बार ये फर्क होता है,
आपको याद रखना पड़ेगा, यानी सब कुछ सेम। आपको लिखना है डी ऑर्बिटल का फ्री आयन है, फिर एवरेज एनर्जी है, फिर यहाँ पर स्प्लिटिंग हो चुका है, लेकिन टेट्राहेड्रल है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखो इसको ई बोला जाता है, इसको ई, और इसको बोलते हैं T2, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको ई बोला जाता है, इसको T2 बोला जाता है। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है EN T2, तो आप इसको EG और T2G मत करना। T2G और EG सिर्फ उस वाले में है जो हमने पीछे पढ़ा है। यहाँ चीजें बदल गई है, यहाँ पर इसका नाम E रखा गया, इसका नाम रखा गया T2। अब देखो यहाँ पर एनर्जी का ये बैरी सेंटर इसका, अब बैरी सेंटर के ऊपर 2/5 है, यहाँ 3/5 है, यानी यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। पहले याद करो ऊपर 3/5 था, पहले ऊपर 3/5 था, अब नीचे 3/5 है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ जहां से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपको फिर मैं बढ़िया से ऊपर पढ़ाऊंगा जो हर किसी को नहीं आता है। देखो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर यहाँ पर आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा प्लीज। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा आसान होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको इतने टाइप के पढ़ने स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे पहला है आपके पास आयोनाइजेशन, अगर आपको दिख रहा हो। अभी हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, फिर हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। दो तरह का आइसोमर पढ़ने हैं हमें, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। एंड ज्योमेट्रिकल हमें पढ़ना है। फिर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल स्ट्रक्चर, मतलब अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चरल देख रहे हैं, मतलब ये वाला हम देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, देखो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो, यहाँ Br है, यहाँ SO4। अगली बार क्या होगा, देखो अगली बार SO4 यहाँ है तो Br बाहर है, ऐसा फील करो। देखो SO4 अंदर आ गया और Br बाहर चला गया, तो SO4 अंदर आ चुका है अब और Br बाहर, यानी CO सेम है, हाँ जी CO सेम है। NH3 5 सेम है, हाँ जी NH3 5 सेम है। क्या चेंज हो रहा है, Br की जगह पर SO4, SO4 की जगह पर Br। ऐसा को बोलते हैं आयोनाइजेशन, जब आयंस में चेंजेस आए। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमर। ये सोलवेट या हाइड्रेट में क्या होता है, देखना ध्यान से। यहाँ पर पानी कितना है, 6, यहाँ पानी 6 है और क्लोरीन 3 है। यहाँ पर पानी हो गया 5, पानी 5 पता क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल गया। यानी जब वाटर के नंबर में चेंज आ जाए, जैसे यहाँ पर पानी है 6 और यहाँ पानी हो गया 5, क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली में, देखो यहाँ पर एक क्लोरीन अंदर आ गया है और एक H2O बाहर चला गया है। देखो क्लोरीन अंदर आ गया, H2O बाहर, यानी जो Cl3 था वो Cl2 हो गया है, जो Cl3 बाहर था वो Cl2 हो गया। तो जब वाटर मॉलिक्यूल में चेंजेस आए तो सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहते हैं। बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो क्या फर्क है, लिंकेज आइसोमर, देखो यहाँ पर N लिखा है, सब कुछ सेम मिलेगा N। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है N साइड से हुआ है, यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ है N साइड से। देखो CONH35, CONH35 सब कुछ सेम। यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है, लेकिन O पहले लिखा है O, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग O से हुआ है। यानी एक्जैक्टली सब कुछ सेम मिलेगा आपको। देखो CONH35, NO2, NO2, बस लिंक का फर्क है। लिंक क्या, जैसे यहाँ पर लिंक, यहाँ पर बॉन्डिंग N से है, यहाँ पर बॉन्डिंग O से है। यानी लिंकेज आइसोमर में सब कुछ सेम रहता है, बस एटम्स का बॉन्डिंग चेंज हो जाता है। पहले N लिखा है यहाँ पर, वहां पर पहले O लिखा है, ये भी NO2 ही है। फिर बेटा कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। ये जो कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म में क्या होता है, जैसे ये देखो सब कुछ सेम मिलेगा, COEN थ्राइस, और ये देखो CrCN6। अब क्या होगा, देखो ये Cr इसकी जगह पर आ जाएगा और कोबाल्ट इसकी जगह पर चला जाएगा। यानी कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपस में मेटल एक्सचेंज कर, लिगेंड्स एक्सचेंज कर लेंगे, ऐसा फील करो। देखो अरे सुन तो लो, लिगेंड समझो, मेटल समझो, जो मर्जी समझो यार, क्या फर्क पड़ता है। देखो देखो इधर देखो, जो CO है यहाँ चला गया CN के साथ, CO कहाँ चला गया, CO चला गया CN के साथ। देखो ये जो CO है, ये CO CN के साथ, तो CO चला गया CN के साथ। और जो पहले कोबाल्ट EN के साथ था, अब कोबाल्ट, जो कोबाल्ट पहले EN के साथ था, अब क्रोमियम EN के साथ आ जाएगा। अरे कुल मिला के मेटल स्विच हो गया है। कोबाल्ट पहले EN के साथ था, अब क्रोमियम आ गया EN के साथ। अबे देख के समझ लो ना, अब ये क्या मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसा है, स्विचिंग करना है, स्विचिंग। इसको यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो, बस। Cr के साथ EN और कोबाल्ट के साथ CN, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट आइसोमर। तो ये सब चीजें पढ़नी होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कौन सा आइसोमर पढ़ने हैं हमें। देखो सुनो, तो जैसे अब मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बताऊं थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल में तुम्हें ना सिस एंड ट्रांस पढ़ना है, बड़ा आसान होता है ये बहुत आसान होता है। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सिस एंड ट्रांस में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, कि कहीं ऐसा लिखा है मेरे को, भाई देखो CN कोबाल्ट लिख दिया, चलो कोबाल्ट बोल दिया जी NH3, जो NH3 है वो 4 बार है, Cl2 2 बार है, ऐसा लिख दिया किसी ने। और यहाँ पर लिख दो, कुछ भी लिख दिया, -1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मैं इसका सिस और ट्रांस कैसे बनाऊंगा ये सोचना है आपको। देखो सिस और ट्रांस बनाने के लिए आपको दो एक जैसे को पकड़ लेना है हमेशा। जैसे मैंने 2 Cl2 को पकड़ लिया, ये हमेशा दिया होगा। और डायग्राम कैसे बनाने, जैसे 6 है, 6 तो 6 के लिए ऐसे डायग्राम बनता है। याद कर लो, 6 और 4 दोनों सिखाता हूँ। 6 के लिए ऐसा डायग्राम बनता है कि ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्क्वायर बनाना है आपको और इसके 6 बॉन्ड बनाने हैं। अब आपको ना हमेशा सिस और ट्रांस बनाने के लिए पहले Cl को, जो दो सेम हो उसको पकड़ना है, जैसे Cl2। तो अगर मैं 2 Cl को ऐसे रख दूंगा तो बचे हुए मेरे पास कितने NH3 है, 4। तो 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3 और ये 4 NH3। सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास, अब इसको ऐसे मिला देंगे हम, दिख रहा है, मतलब एक बात बता रहा हूं, नहीं मिलाओगे तब भी चल जाएगा।
तो ये अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर हमने दो सीएल को ऐसे रखा है पास पास बिल्कुल पास, तो ये सिस कहलाता है, सिस। और मान लो मुझे इसी का ट्रांस बनाना हो, ट्रांस, तो ट्रांस कैसे बनेगा, देखो मैं सेम इसको बनाऊंगा, मैं कहूंगा देखो ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल, देखो 4 और 2 6, तो आप एक सीएल को यहां रखो, एक सीएल को यहां रखो, तो ये आपका बन जाएगा NH3 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 NH3। जब दोनों सीएल आपके दूर होंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल में आपको सिस एंड ट्रांस बनाना होता है, बड़ा आसान है, दो को पकड़ लो, दो को अगर अलग अलग रख दोगे तो सिस बन जाएगा, और दोनों को बिल्कुल दूर रख दोगे, दूर मतलब बिल्कुल आमने सामने, ऐसे बिल्कुल आमने सामने रख दोगे तो ये ट्रांस बन जाएगा। तो ये तो 4 वाला केस हो गया। दो वाला केस कैसे आ सकता है, मान लो CO NH3 ट्वाइस, Cl ट्वाइस, और यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ -1 लिखा था क्या मैंने, +1 ज्यादा सूट करेगा मतलब, पर माइनस लिख, कोई बात नहीं, चलो वो मैं रैंडम लिख रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए। अब जैसे ये CO है तो आप बोलोगे CO, 4 के लिए ऐसे बनाते हैं हम, देखो 4 के लिए बस ऐसे 1 2 3 4 खत्म। अब दो को पकड़ना है, मान लो मैंने Cl2 को पकड़ लिया, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, अब ये दोनों बिल्कुल पास पास है, तो ये बनेगा सिस, तो बचा हुआ NH3 यहाँ लग जाएगा। ठीक है जी, ट्रांस बनाना, ट्रांस सेम, कोबाल्ट 1 2 3 4, अब एक Cl को यहाँ रख दो और एक उसके बिल्कुल सामने, अभी दोनों Cl आमने सामने आ गए, दूर दूर हो गए, तो ये ट्रांस बन जाएगा, तो बचा हुआ NH3 यहाँ और NH3 यहाँ, तो ये ट्रांस। यानी आपको मैंने 4 और 6 दोनों केस बता दिया। तो ये था बेटा आपका आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस। अब ना ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये ज्योमेट्रिकल का एक क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्रिकल वाला एक क्वेश्चन है, सो करना, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ FeNH3CN4। देखो अब ज्योमेट्रिकल कैसे बनाओगे, आप NH3 दो है ना, दो, और दो NH3 को पकड़ लोगे। अब देखो ये दो NH3 साथ में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो NH3 साथ में, तो इसका नाम क्या पड़ेगा। अच्छा सुनो, जो भी चार्ज होता है ना कोऑर्डिनेशन पे चार्ज, वो चार्ज भी आप लगाया करो। जैसे मैंने पीछे चार्ज नहीं लगाया ना, पीछे मैंने चार्ज मिस कर दिया, जैसे ये प्लस है तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के +1 लगा सकते हो, पीछे भी अगर हमने +1 दिया है तो आप ऐसे एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पर +1 लगा सकते हो कि भैया चार्ज है इनके ऊपर। ठीक है, समझ गया ना। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो लिखा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आपने कहा अच्छा जी, लो दो NH3 हमने साथ रखा हुआ है तो ये सिस हो गया, और दो NH3 को हमने दूर रखा हुआ है तो क्या हो गया, ट्रांस। और मैंने इसका बनाने का ट्रिक दिया, स्क्वायर बनाया करो आप, देखो एक्चुअली में स्क्वायर ही है ये, देखो फील करो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी स्क्वायर ही है, 1 2 3 4 5 6, बस दो NH3 आमने सामने, ट्रांस। अब ना एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, मैं आपको समझाता हूं ऑप्टिकल, देखो ध्यान से ऑप्टिकल, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बढ़िया पढ़ा रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, जब भी आपसे कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कहेगा ना, तो आप एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा ये A है और इसका मिरर इमेज लो, मिरर मिरर मिरर, तो मिरर इमेज भी ऐसा ही दिख रहा है, इसका मिरर इमेज एक जैसा है, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, मैंने E बोला तो इसका ऐसा बनेगा, इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं समझे। जैसे ये A है, A तो इसका इमेज भी A है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन इसका ऐसे है, इस तरफ है मुंह, और इसका मुंह भी इस तरफ है, तो इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो हम कहेंगे यहां पर शो होने के चांस है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये CO E है, चलो जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ वही लेते हैं, और यही क्वेश्चन बाई चांस ना एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आता है। चलो हमारे पास क्वेश्चन दिया कि सिस CrCl2OX2 3 माइनस, CrCl2OX2 3 माइनस, तो मैंने कहा ठीक है, तो इसका डायग्राम मुझे बोल रहा है, चल मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और चेक करता हूं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, Cr है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैसे पता लगा मुझे बताओ, ऑक्सिलेटो होता है बाइडेंटेट, 2 दूनी 4, डाई बोला है डाइडेंटेट, OX में 2 ऑलरेडी है, तो 2 2 जा 4 और ये 2 6, ऑक्सिलेटो के अंदर 2 होता है, तो 2 2 दूनी 4 2 6, तो मैंने कहा ठीक है, सर ने कहा था कि आपको उसको पकड़ लो, हमेशा 2 वाले को पकड़ लिया करो, जैसे यहाँ पर Cl2 2 है तो चलो इसको बनाते हैं, 2 Cl और बाकी ऑक्सिलेटो, तो ऑक्सिलेटो क्या करता है, 2 से बॉन्डिंग करता है, 2 से करता है, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर इसका मिरर इमेज लूं, मिरर इमेज, तो मुझे फील हो गया है, क्या फील हो गया है कि मिरर इमेज इसका पलट जाएगा, पलटने का मतलब ये ऐसा बनेगा, देखो मिरर में पलट जाता है ना इमेज, तो मिरर में फेस चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक Cl यहां तो एक Cl यहां, ये OX ऐसा दिखेगा और ये OX ऐसा, क्यों, क्योंकि इधर वाला उधर, समझो ना इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, आप लॉजिकली सोचो, आप लॉजिकली सोचो, देखो मिरर इमेज बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस वाले को पकड़ के और इस वाले को पकड़ के आप मिरर इमेज में रोटेट हो जाता है, पलट जाता है, जैसे मेरा फेस ऐसा है तो मुझे ऐसा दिखाई देगा सामने, तो ये जो चीज है पलट देनी है, तो Cl यहां आ गया, और ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट वो और पीछे चला जाएगा इधर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो यहां लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई ये ऐसा केस है, कैसा वाला केस है, E वाला, सिखाया था कहां गया ये, अरे यार पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, अपनी देख ली होगी। सुनो ये वाला केस आ गया, ए में क्या होता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे है, अगर एग्जैक्टली सेम हो तो नहीं होगा, तो हम कहेंगे ठीक है इसका जो ये वाला पार्ट है सिस वाला, कौन सा बनाया हमने, सिस,
ये जो सिस वाला पार्ट है, सिस सिस क्यों है, दोनों क्लोरीन एक साथ, सिस वाला पार्ट शो करेगा। चलो इसका ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस, इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे, ऐसा 1 2 3 4, एक क्लोरीन यहां, दूसरा यहां, EN EN। आप देखो इसका मिरर इमेज लो, मिरर, ये पता है कैसा केस है, ए जैसा केस हो गया। अब क्या ही बदलोगे, ये बदल ही नहीं सकता, यहां भी EN है यहां भी EN है, तो ये रहेगा ऐसा ही। देखो ये ऐसा ही, EN लगा दिया मैंने, OX था ना, OX था, EN वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व होगा ना, ये सेम ही रहेगा। देखो ये ए वाला केस हो गया, और चार्ज लगाना मत भूलना, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज था, -3 लगा देना फिर ऐसे। सुनो देखो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्या ही बदलोगे इसको, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, तो मिरर इमेज, इसकी परछाई जो मिरर इमेज होगी वो बदलेगी नहीं, तो ये शो नहीं करेगा। तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएंगे, बस सिर्फ ट्रांस बनाना आ गया तुम काम कर लो। क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा वाला है कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कौन सा वाला होगा, तो हमने क्या बताया, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला नहीं है, याद रहेगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन रहेगा सिस और ट्रांस, अभी छुट्टी नहीं कर रहा बस दे रहा हूं, CO and EN ट्वाइस Cl2+1, बताना इसका सिस बनाओ, इसका ट्रांस बनाओ, और बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ये होमवर्क रहेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब देखो CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT से एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या आता है। ये होता है हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, यानी मैं एग्जांपल लेता हूं मस्त, ये हमारा T2G है और ये हमारा है EG, और इसके बीच का ये गैप होता है डेल्टा नॉट। अब सपोज करो मैं कहता हूं कि डेल्टा नॉट ज्यादा है भाई, डेल्टा नॉट ज्यादा है, और 4 लोग हैं जो 4 लोगों को रहने की जगह चाहिए, 4 लोगों को रहने की जगह चाहिए, तो कहा गया कि काम कर, तो एक बंदा इसमें रह लेगा, एक बंदा इसमें और एक बंदा इसमें, और चौथे आदमी को क्या करे, तो चौथे आदमी को यहां भेज दो। पर ये बात लॉजिकली सही नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा है। देखो ना मैंने कहा डेल्टा नॉट ज्यादा है, काफी बड़ा है, अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो वो बंदा थक जाएगा ऊपर जाते जाते, तो हम चौथे आदमी को यहां नहीं रखते, हम कहते ठीक है भाई पेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, पेयरिंग। यानी अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू कभी ज्यादा हो तो ध्यान रखना यहां पर पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने का मतलब है कि T2G के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अब एक केस कि डिस्टेंस बहुत कम है, डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, तो भाई क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है, सबको एक रूम दो कि तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। लेकिन इस वाले में क्या है कि एक है फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक है 100वें मंजिल पे, तो बोलेगा रहने दे यार 100वें मंजिल पे क्यों जाऊंगा, छोड़ पेयरिंग कर लेता हूं। इसमें क्या है, एक फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पर P लिखा होता है, P कि एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, कंपेयर टू इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब ये P कम हो गया, ये क्या है, ये कम पड़ गया है ना। हमें यार इसको नहीं देखना, P को देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, P को कभी मत देखना, आप P को भूल जाओ, आप हमेशा देखना डेल्टा नॉट, अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो पेयरिंग होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, और डेल्टा नॉट कम है तो पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ P लिखा होता है तो मैं भी लिख दे रहा हूं, पर याद रखना 2 अलग पॉइंट है, अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो पेयरिंग करना, याद रखो। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि CFT के हिसाब से D4 इलेक्ट्रॉन की हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन कि D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसमें, यह है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है 3 जो कि T2G है, और ऊपर होता है 2 जो कि EG है, और ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है, फर्स्ट कि डेल्टा नॉट बड़ा है P से, एंड सेकंड कंडीशन डेल्टा नॉट छोटा है P से। ये क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा ही आएगा एग्जाम में। तो बोलेगा भैया पहले केस में तो तुमने कह दी गैप बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है, एक है T2G और एक है EG, तो मुझे यहां पर पेयरिंग करनी पड़ेगी, पेयरिंग का मतलब 1 2 3 4, तो T2G में 4 और EG में 0। दूसरा केस कि गैप बहुत कम है, गैप कम है मतलब कि 1 2 3 4, चौथे को ऊपर डाल दो, क्या दिक्कत है, गैप कम है, तो T2G 3 EG 1, तो ये आपको ध्यान रखना है, फटाफट नोट कर लो, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों कभी कोई आपसे पूछे, कभी कोई पूछ ले कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कहां से आता है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे, सिंपल बोलना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि प्यारे बच्चों ये है D, मान लो T2G और ये है EG, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना लाइट को एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाता है, इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, तो DD ट्रांजिशन बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो इसका 1 लाइन आंसर लिखना होता है यही, DD ट्रांजिशन, और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल गोज टू अपर एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन, और इसी की वजह से कलर दिखाई देता है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप लिखोगे DD ट्रांजिशन, और तुम एक्सप्लेन करना तो कर देना कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। अच्छा ये कैसे होता है, देखो पहले ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट देखो सुनना,
पहले जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, जिसको हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं, और इसी की वजह से हमें कलर दिखाई देता है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, आप प्लीज इसको डिफाइन जरूर करना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक होता है सिनर्जी की इफेक्ट, वो मैं आपको बता दूं फटाफट। सिनर्जी की इफेक्ट क्या होता है? ये होता है बेटा सिनर्जी की इफेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, कई बार चुपके से आता है एग्जाम में, चुपके से, धप्पा वाला धप्पा, देखो मैं आ गया, ऐसा वाला है ये सिनर्जी की इफेक्ट। सिनर्जी इफेक्ट बेसिकली बड़ा गजब की चीज है, इसको ना डायग्राम से ही समझ जाओगे। सिनर्जी की इफेक्ट बेसिकली मजबूती का प्रतीक होता है। सिनर्जिक का मतलब होता है मजबूती इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और ये कहां होता है सुन लो, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, जहां पर मेटल और कार्बन उनको बोलते हैं हम कार्बोनिल्स। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल्स। जैसे याद करो सी डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बन बॉन्ड को कार्बोनिल्स कहा जाता है। अब यहां पर एक बड़ी गजब की बात है, अब डायग्राम से ही समझ पाएंगे। डायग्राम से देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो सीओ होता है ना, सीओ मतलब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, देखो ये है कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहां पर आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा, और ये इसके ऑर्बिटल्स दिखाए इन्होंने, ऑर्बिटल्स, काफी डीप ले गए हैं कॉन्सेप्ट को। तो कार्बन जो है ना, कार्बन, कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन, देखो डोनेट करते दिख रहे होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, यानी मैं मेटल हूं तो मैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा लूंगा, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मेटल भी, मेटल क्या करता है? मेटल इसको उल्टा इलेक्ट्रॉन देता है, कहता है तूने मुझे दिया है मैं भी तेरे को दूंगा, और इस बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड। तो सोचो यहां लेन देन का मामला चल रहा है तो मजबूती आती है, उसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं या सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अगर मेटल, सोचो अगर कार्बन इससे बॉन्डिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके, तो मेटल भी उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि एक मेटल था, ये लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये खुश है, हैप्पी हैप्पी। अब क्या हो रहा है कि अच्छा मेटल को मिला तो मेटल भी दे रहा है, ले हैप्पी हैप्पी। बात समझे मेरी बात को? तो यहां पर थियरी लिखी हुई है, देखिए ये थियरी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कि इन मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल्स, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, दोनों पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई। जो सिग्मा बॉन्ड है मेटल कार्बन के बीच में बनता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। यानी जो सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है? जब हमारा सीओ जो है वो उसकी खाली जगह को इलेक्ट्रॉन से भर रहा है। फिर लिखा है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड कब बनता है? मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। क्या मतलब है? देखो एक्चुअली में इसका जो फिल्ड ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन इसके कहां जा रहा है? इसके जा रहा है पाई स्टार में। कहां जा रहा है? इसका पाई स्टार नाम है, यानी जब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन के पाई स्टार में जा रहा है वो। तो देखो देखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पाई स्टार में जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना आपको। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच इज स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ठीक है। समझ पा रहे हो? बात समझ पाए? तो दिस वाज सिनर्जिक इफेक्ट, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आप इतना कुछ ही करके जाते हो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। लव यू ऑल, टेक केयर, खूब आगे बढ़ो।